मेरी फुप्पो हामला हो गई थी और बच्चा पैदा करने वाली थी। उनकी देखभाल के लिए अम्मा ने मुझे फुप्पो के घर भेज दिया। मेरी फुप्पो उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं थी। देखने में हम एक जैसे ही लगते थे, लेकिन फुप्पो के मुकाबले में मेरा फूफा एक बड़ी उम्र के हट्टे कट्टे ताकतवर मर्द थे। मैं सोचती थी कि फुप्पो कैसे बर्दाश्त करती होगी। फूफा का तो वो भी बहुत बड़ा होगा। फुप्पो के घर रहते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। एक रात खाने के बाद मैं किचन में बर्तन धोकर अपने बेडरूम में आई तो सोचा कि नहा धोकर थोड़ा फ्रेश होकर सोती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैंने अलमारी से अपना सूट निकाला और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे रोशनदान से मुझे कोई देख रहा हो, लेकिन कौन हो सकता था? फूफा और फूफो तो अपने कमरे में सो रहे थे। मैंने अपना वहम समझा और नहाने में मसरूफ़ हो गई। मैं काफ़ी दिन से रुकी हुई थी। सोचा कि क्यों ना आज मज़ा लिया जाए। मैं वहीं फ्रेशर टांगे फैलाकर बैठ गई और मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मेरा जिस्म अकड़ने लगा और एकदम से मेरी टांगों से जान निकलती हुई महसूस होने लगी। मैं अपने जिस्म को ढीला छोड़कर वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। चंद मिनट बाद मैंने अपनी आंखें खोल ली तो रोशनदान पर नज़र पड़ते ही मैं शर्मिंदा सी हो गई, क्योंकि सामने फूफा मुझे ये सब करते हुए देख चुके थे। मैं उसी वक़्त नहाकर अपने कमरे में चली गई। मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ रखा था, क्योंकि मैं जानती थी फूफा ज़रूर कमरे में आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। चंद मिनट बाद ही फूफा कमरे में आए और उन्होंने दरवाजे को बंद कर दिया और बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर में इतनी प्यासी लड़की भी रहती है। फिर फूफा ने ज़बरदस्ती मुझे सीधा बेड पर लेटा दिया और ख़ुद भी मेरे ऊपर लेट गए और फिर 10 मिनट तक मेरे साथ। दोस्तों, कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। मेरा नाम फौजिया है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। दरअसल मेरी फुप्पो हमेशा से हम सबके साथ ही रहती थी। मेरी फुप्पो और मेरी उम्र में सिर्फ 5 साल का ही फ़र्क था। दादी दादा के इंतकाल के बाद मेरी फुप्पो की सारी जिम्मेदारी मेरे पापा पर आ गई थी। हमारे बीच बिल्कुल सहेलियों की तरह बातचीत होती थी। मेरी फुप्पो की शादी के वक़्त मैं सिर्फ 17 साल की थी। मैं अपनी फुप्पो से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मुझे उनसे शुरू से ही बहुत लगाव था। इसलिए उनकी शादी के वक़्त मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। मेरे फूफा जी ने मेरी फूफी को रुखसत के वक़्त मुझे अपने पास बुलाया और प्यार से मुझे समझाते हुए कहने लगे, फौजिया, रोने की क्या बात है? तुम्हारा जब भी दिल करेगा तब तुम हमारे घर चली आना। इनकी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा कि फूफो तो शादी करके दूसरे शहर चली जाएंगी। तो फूफा जी कहने लगे, तो क्या हुआ, तुम जब चाहो तब आ जाना, और जब तुम अपनी फूफो के पास आओगी तो मैं खुद तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। फूफो से रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई थी, लेकिन मेरे दिल में अब ये अरमान जाग उठा था कि मैं कब अपनी फूफो के घर जाऊंगी और खूब घूमूंगी, मज़े करूंगी। और एक दिन फूफो और फूफा हमारे घर पूरे 1 साल बाद आए थे। मेरा फूफा जी बहुत ही अच्छे और प्यार से बात करने वाले इंसान थे। जितने दिन वो हमारे घर रहे, हर वक्त मेरे आगे पीछे ही रहते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे। मेरा कोई भाई तो नहीं था, इसलिए मुझे उनसे लगाव हो गया था। फूफो 1 हफ़्ता हमारे साथ गुजार कर वापस अपने ससुराल लौट गई थी। 3 महीने के बाद एक दिन फूफो का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं। ये खबर सुनकर तो मैं, मम्मा और पापा बहुत खुश हुए थे, क्योंकि बहुत दिन के बाद हमारे घर की खुशी की खबर आई थी। लेकिन फुप्पो खुश होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और वो मम्मा से कहने लगी कि वो अकेले दूसरे शहर में इस हालत में नहीं रह सकती, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। यह सुनकर मम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फुप्पो कहने लगी कि काश मेरी सास जिंदा होती तो मुझे ऐसी परेशानी ना होती। ऐसे वक्त में किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे साथ साथ मेरी फुप्पो भी मेरी मम्मा की लाडली रही हैं। इनकी बात सुनकर मम्मा ने फुप्पो से हमारे घर ही आकर रहने को कहा, लेकिन वो कहने लगी कि आसफ उन्हें छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वो डॉक्टर ने भी इन्हें ऐसी हालत में लंबा सफ़र करने को मना किया है, और अगर फुप्पो आ जाती हैं तो फूफा जी और उनके पापा को खाने पीने की बहुत परेशानी हो जाएगी, और वैसे भी कोई 1-2 महीने की तो बात नहीं है।
अभी तो पूरे 9 महीने बाकी हैं। फूफो की बात सुनकर मम्मा ने कहा, ठीक है तुम फिक्र ना करो, मैं फौजिया को ही तुम्हारे पास भेज देती हूँ। फौजिया के वहाँ पहुँच जाने से तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा और ये तुम्हारे घर के कामकाज भी कर दिया करेगी। मम्मा की बात सुनकर फूफो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। इधर मैं खुद कब से इस मौके की तलाश में थी कि कब मुझे फूफो के घर जाने का मौका मिले। मैंने फ़ौरन ही खुशी खुशी अपना सामान बांध लिया। अपी बनने की खुशी में तो मुझे अलग ही हो रही थी। 3 दिन के बाद ही फूफा जी मुझे लेने के लिए आ गए और मैं उनके साथ अपनी फूफो के पास दूसरे शहर में पहुंच गई। फूफो के ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, ससुर जी, फूफा जी और फूफो। इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। फूफो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। उन्होंने पहले से ही मेरी पसंद का सारा खाना बना रखा था। उन्होंने मुझे रहने के लिए अपने पास वाला कमरा दे दिया था। फिर जब मैं फूफो के ससुर को सलाम करने के लिए उनके कमरे में गई तो उनका रवैया मुझे कुछ अजीब सा लगा। बिस्तर पर वो पड़े एक बीमार आदमी थे। मुझे देखकर वो बहुत ही अजीब बातें करने लगे। उनकी बातें मेरी समझ से बाहर थीं, इसलिए फूफो मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनके कमरे से बाहर ले आई और कहने लगी कि दरअसल मेरे ससुर बहुत सालों से बीमार हैं और काफ़ी उम्र भी हो गई है, इसलिए अक्सर उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। लेकिन मुझे आगे से इनके कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फूफा जी का रिश्ता पापा के साथ दोस्त ने फूफो से करवाया था। मेरी उनके ससुर से ये पहली मुलाकात थी और सच तो ये था कि मैं उनके ससुर से मिलकर बहुत डर गई थी। मुझे फूफो के घर आए हुए अभी 4 दिन हो गए थे। मैं दोबारा उनके ससुर के कमरे में नहीं गई। फूफा जी मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे और मैं फूफो की तबीयत ठीक होने की वजह से वहीं बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। सारा घर मैं खुद ही संभाल लिया था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। रात के खाने के बाद किचन साफ करके जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने सोचा कि नहा धोकर फ्रेश होकर सोती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मैं पसीने से शराबूर हो गई थी। मैं नहाने के लिए अपने कमरे के वॉशरूम में गई तो कुछ ही देर में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई मुझे वहाँ पर देख रहा है। फिर अचानक ही मेरी नज़र रोशनदान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई साया सा नज़र आया था और मुझे यकीन हो गया था कि कोई है जो छुपकर मुझे देख रहा था। इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और भागती हुई कमरे से बाहर निकली। फूफो के कमरे में पहुंची तो देखा कि फूफो और फूफा आराम से लेटे हुए थे। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब इन दोनों को एक साथ देखकर मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मुझे वहां देखकर फूफा जी उठकर बैठ गए और कहने लगे कि फौजिया अंदर आ जाओ, यूँ दरवाजे पर क्यों रुक गई हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ। मैंने यूं ही बातें बना दी कि मैं फूफो से दूध का पूछने आई थी। फूफो कहने लगी कि तुम जाकर आराम करो, अब बाकी जो भी काम होंगे मैं इनसे कह दूंगी। और जब मैं अपने कमरे में वापस आने लगी तो मेरी नज़र फूफो के ससुर पर पड़ी, जो बाहर से वापस लौटकर अपने कमरे में जा रहे थे और मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहने लगे, तुम देखने में तो अच्छी हो और मासूम हो, अपना ख्याल रखा करो और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। उनकी ये बात सुनकर मैं ताज्जुब में पड़ गई और मुझे गुस्सा भी आने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे इस तरह की कोई बात कह सकते हैं। मैं घबरा कर फ़ौरन अपने कमरे में चली गई और सारी रात यूं ही जागते जागते गुजार दी। मैं सोचने लगी कि फूफो ने तो कहा था कि उनके ससुर बीमार हैं और वह कमरे से निकलते ही नहीं। फिर ये उठ कैसे गए और इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे। मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी कि रोशनदान पर जो भी था वो मेरा वहम नहीं था। वहाँ कोई तो था जो मुझे देख रहा था। कहीं फूफो के ससुर तो नहीं थे। इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। मेरी सारी रात जागती जागती आंखों में गुजर गई। अगले दिन सुबह फूफा जी ऑफिस जाते हुए कहने लगे, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हें शॉपिंग के लिए बाजार लेकर जाऊंगा, तुम शाम को तैयार रहना। यह कहते कहते अचानक ही उन्होंने मेरे करीब आकर मेरे गाल पर हाथ फेरा और ऑफिस के लिए निकल गए। उनके अंदाज पर मैं चौंक गई थी। फूफो भी इस वक्त मेरे पीछे ही खड़ी थी और कहने लगी कि हाँ, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुमसे इनका ख्याल रखने की कोशिश किया करो, क्योंकि आजकल मैं इनका ख्याल नहीं रख पा रही। फूफो की बात सुनकर मैंने कहा कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं फूफा जी का ख्याल अच्छे से रखूँगी। शाम को मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई तो फूफा जी मुझे शॉपिंग के लिए ले गए। उन्होंने फूफो से कहा,
ज़्यादा मेरे लिए शॉपिंग कर ली थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। उस रात अचानक ही लाइट चली गई। तभी मेरे कमरे में किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं बहुत डर गई। मुझे इस तरह किसी से बात की ये उम्मीद नहीं थी। मैं फ़ौरन भागकर अपने कमरे से निकल गई। मुझे अब तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वहाँ पर अंधेरा बहुत था, लेकिन मैं अंदाजे से दीवार के सहारे फुप्पो के कमरे में पहुँची। वहाँ जाकर मैंने फुप्पो को आवाज़ दी तो वो कहने लगी, फ़ौज़िया तुम परेशान ना हो, और आसफ़ अभी अभी लाइट देखने के लिए ही गए हैं। अक्सर हमारे घर की लाइट कट जाती है, तुम परेशान ना हो। फिर फुप्पो ने अपने मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जला दी। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। मैं फुप्पो के पास ही बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। फुप्पो ने मुझसे कहने लगी, तुम बहुत पागल हो, ज़रा से अंधेरे से इतना घबरा गई हो, मेरे ख्याल से कैसे रुकोगी। फुप्पो की बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है फुप्पो, वो दरअसल मेरे कमरे में कोई मौजूद था, इसलिए मैं डर गई थी। मेरी बात सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो बोली कि यार, आसफ़ तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही थे और मेरे ससुर तो कमरे से निकलते ही नहीं हैं। अंधेरे की वजह से तुम डर गई हो और कोई बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि फुप्पो को किस तरह से मैं अपनी बात का यकीन दिलाऊं कि मेरे कमरे में सच में कोई मौजूद था, लेकिन वो कौन हो सकता था, ये बात मुझे समझ नहीं आई थी। अगर फूफा जी फुप्पो के साथ थे तो फिर मेरे कमरे में कौन था। पहले रोशनदान पर पड़ने वाला वो साया और अब कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास। ये सब कुछ मेरा वहम तो नहीं हो सकता था। कोई तो है जो मुझ पर नज़र रखे हुए था। मेरे दिमाग में बार बार फुप्पो के ससुर का ख्याल आ रहा था। लाइट ठीक करके फुप्पो कमरे में आ गए थे। मुझे देखकर फुप्पो से कहने लगे, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि फ़ौज़िया अंधेरे से घबरा जाएगी, तुम इसके पास चली जाओ। फुप्पो फूफा जी से कहने लगी, अंधेरा बहुत था, अगर मैं गिर जाती तो मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी ज़्यादा डर जाएगी। मैंने तो इन दिनों से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ। मैं फुप्पो को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि मम्मा ने मुझे मना किया था कि डॉक्टर ने फुप्पो को टेंशन देने से मना किया है। इसलिए मैं वापस चुपचाप अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा लॉक करके बिस्तर पर लेट गई। नींद तो मुझे आ ही नहीं रही थी। मैं सोच रही थी कि अब किसी न किसी बहाने से अपने घर वापस लौट जाऊं। ये मेरा वहम मेरे लिए यही ठीक रहेगा। इस बात का मुझे अच्छी तरह से अब यकीन हो गया था कि कोई मेरी तन्हाई का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन फूफा जी किसी किस्म का काम थोड़ी देर के लिए दोपहर के वक्त अपने ऑफिस से घर लौट आए। उस वक्त फूफा दवाई खाकर अपने कमरे में सो रही थी और मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। फूफा जी किचन में कब आए मुझे पता ही नहीं चला और उन्होंने मुझे पीछे से अपनी आगोश में ले लिया। मुझे उनसे इस तरह की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हड़बड़ाकर उनकी कैद से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। मेरी आवाज़ मेरे गले में ही रह गई थी और मैं कुछ कह भी नहीं पा रही थी। फिर फूफा जी ने मुझे ज़बरदस्ती ज़मीन पर लटा दिया और कहने लगे, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे नज़र हटाने को दिल ही नहीं करता, और तुम नहाते हुए भी बहुत ही खूबसूरत लगती हो। मेरे मोबाइल में तुम्हारे। फूफा जी के इन लफ्ज़ों से तो मेरी जान ही निकल गई और मेरी सांसें ही रुक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इस कदर घटिया इंसान होंगे। फिर उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरे साथ वो सब करने की कोशिश करने लगे। मैं बड़ी मुश्किल से उनकी गिरफ्त से निकलती और रोते हुए भागकर किचन से बाहर आई तो सामने ही फुप्पो खड़ी हुई थी। मैंने फ़ौरन जाकर उनसे चिपक गई। उन्होंने मुझे रोता देखकर कहा, फ़ौज़िया घबराओ नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है, और फुप्पो को बुरा भला कहते हुए मुझे अपने कमरे में ले गई। मैंने रोते हुए फुप्पो से कहा कि मैं तो फूफा को अपने भाई की तरह समझती थी और आज इन्होंने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की। फुप्पो, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मुझे अपने घर जाना है। मैं ये बात कह ही रही थी कि अचानक से फूफो कमरे में आ गए और मैं डर के मारे फूफो से लिपट गई। फिर फूफा ने एक नज़र मुझ पर डाली और फूफा से कहने लगी कि तुम कैसे मर्द हो जो एक 18 साल की लड़की को भी काबू में नहीं कर सकते। फूफो की बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैंने हैरानी से फूफो से पूछा कि आप ये क्या कह रही हैं। फूफो के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मैं हैरानी से फूफो को देख रही थी। वो मेरे बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, देखो फ़ौज़िया, मेरी बात गौर से सुनो। आसफ़ के साथ ये सब कुछ तो तुम्हें करना ही होगा क्योंकि जो कुछ हमें चाहिए वो तुम ही दे सकती हो और वो इस काम के बगैर मुमकिन ही नहीं होगा। मैं उनकी ये बात सुनकर गुस्से में उठकर खड़ी हो गई और फूफो से कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। मैं जानती हूँ कि आपका शौहर मेरे साथ क्या करना चाहता है। वो मुझे
इस्तेमाल करना चाहता है, मेरे साथ गलत काम करना चाहता है। आप कैसे एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती हैं जो कि आपकी प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपकी भतीजी पर नज़र जमाए हुए बैठा है। ऐसा इंसान आपको और आपको बच्चे को सारी ज़िंदगी क्या देगा। मेरी बात सुनकर फुप्पो कहने लगी, तुमको आसफ के साथ ये सब कुछ करना होगा वरना वो कभी बाप नहीं बन सकते। फुप्पो की बात सुनकर मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, आप हामला हैं और फूफा जी बाप बनने वाले हैं। फुप्पो ने कहा, नहीं मैं माँ नहीं बन सकती। यही बात पता चलने पर तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम आकर मुझे और आसफ को एक बच्चा दे सको। आसफ किसी और का बच्चा गोद नहीं लेना चाहते थे, इन्हें अपना ही बच्चा चाहिए था। इसलिए मेरे पास इससे ज़्यादा आसान रास्ता और कोई नहीं था, क्योंकि मैं किसी दूसरी औरत को अपनी सौतन तो बनाकर नहीं लाना चाहती थी। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस मकसद के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूं। वैसे भी तुम मेरी सगी भतीजी तो हो नहीं जो मैं तुम पर तरस खाऊं। मैं आसफ से बहुत मोहब्बत करती हूं और इससे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरी और हमारी कमी को पूरा कर दो और हमें एक बच्चा दे दो। ये बात करके उन दोनों ने ज़बरदस्ती मेरे हाथ पांव बेड से बांधकर मेरे मुंह पर टेप लगा दी। फिर उस दरिंदे ने मेरी इज्जत के साथ खेलना शुरू कर दिया और फिर मेरी फुप्पो अपने सामने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देख रही थी। वो शख्स मेरी फुप्पो के सामने मेरे साथ वो सब कुछ कर रहा था और मेरी फुप्पो मेरे साथ ये सब कुछ होता अपनी आंखों से देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मैं तो अब तक फुप्पो जी को अपना ही दुश्मन समझ रही थी, लेकिन मेरी फुप्पो भी इस गंदे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। अपना घर बचाने की खातिर मेरी फुप्पो ने मेरी ज़िंदगी दाव पर लगा दी थी। जब उस शख्स ने मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया तो फुप्पो कहने लगी, अगर इस बात का किसी को बताया तो वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जब तुम बच्चा ना पैदा हो तुम यहीं रहना पड़ेगा। इस तरह वो दोनों अपने मकसद में कामयाब हो गए और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। फिर 9 महीने बाद फुप्पो की बजाय मैंने बच्चे को जन्म दिया।